नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का आज के कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं करंट अपडेट अफेयर्स की ओर। अगली अपडेट है कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित दक्षिण अफ्रीकी चीता उदय का निधन हुआ। दक्षिण अफ्रीका से मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में स्थानांतरित किए गए चीतों में से एक की मौत हो गई। चीता उदय की उम्र 6 साल थी। केएनपी में करीब 1 महीने के इस तरह की यह दूसरी घटना है। नामीबिया से आई मादा चीता साशा की 28 मार्च को मौत हो गई थी। साशा की मौत के लिए पहले ही मौजूद किडनी की बीमारी को जिम्मेदार ठहराया गया था, जो बंदी चीतों में असामान्य नहीं है। 1 महीने के भीतर 2 गंभीर रूप से लुप्तप्राय चीतों के नुकसान ने अत्यधिक महत्वाकांक्षी और अभूतपूर्व पुनर्स्थापन परियोजना के भविष्य के बारे में गंभीर सवाल उठाया है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। आईपीएल 2023 6000 रन बनाने वाले चौथे बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 6000 रन बनाने वाले सिर्फ चौथे बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित ने आईपीएल 2023 में सनराइज हैदराबाद के खिलाफ हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में यह उपलब्धि हासिल की। रोहित के नाम अब 231 आईपीएल मैचों में 1 शतक और 41 अर्धशतक की मदद से कुल 6014 आईपीएल रन दर्ज है। आरसीबी के पूर्व कप्तान विराट कोहली 228 मैचों में 6844 रन के साथ शीर्ष स्थान पर है। उन्होंने 5 शतक और 47 अर्धशतक भी बनाए हैं। अगली अपडेट रक्षा के बारे में। एयर मार्शल संदीप सिंह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के लिए सैन्य सलाहकार नियुक्त हुए। पूर्व वायुसेना उप प्रमुख और दिग्गज लड़ाकू पायलट एयर मार्शल संदीप सिंह को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के पूर्व छात्र सिंह लंबे कार्यकाल के बाद 31 जनवरी को वायुसेना से सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें वायुसेना के आधुनिकीकरण में उनकी सक्रिय भूमिका के लिए जाना जाता है। उन्हें 22 दिसंबर 1983 को एक लड़ाकू पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। भुवनेश्वर में आयोजित तीसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक हुई। G20 के तहत तीसरी शिक्षा कार्य समूह की बैठक भुवनेश्वर उड़ीसा में 27-28 अप्रैल 2023 को आयोजित की गई थी। यह बैठक पहले चेन्नई और अमृतसर में आयोजित कार्य समूह की पिछली 2 बैठकों की अगली कड़ी थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र को वैश्विक स्तर पर बदलने के लिए अभिनव विचार नीतियों पर चर्चा करना और उन्हें लागू करना था। G20 के सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठन देशों के 60 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस 3 दिवसीय बैठक में भाग लिया। प्रतिनिधियों ने G20 फ्यूचर ऑफ वर्क प्रदर्शनी में भी भाग लिया, जहां उन्होंने अत्याधुनिक तकनीक और अभिनव विचारों को देखा जो हमारे काम करने और सीखने के तरीकों को बदल रहे हैं। अगली अपडेट बैंकिंग के बारे में। RBI ने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक को विदेशी मुद्रा में सौदा करने की अनुमति दी। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने कहा कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक से विदेशी मुद्रा से लेन देन के लिए अधिकृत डीलर के रूप में कार्य करने की अनुमति मिली है। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि रिजर्व बैंक ने 19 अप्रैल 2023 के अपने पत्र के जरिए विदेशी मुद्रा में लेन देन के लिए FEMA 1990 की धारा 10 के तहत अधिकृत डीलर श्रेणी 1 के रूप में काम करने का लाइसेंस दिया है। इसके अलावा इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी केंद्रीय बैंक से अधिकृत डीलर श्रेणी AD1 लाइसेंस प्राप्त हुआ है। अगली अपडेट खेल के बारे में। डेविड वार्नर बने आईपीएल में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान। एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ा। डेविड वार्नर इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में सबसे अधिक मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान बन गए, जब वह दिल्ली में आईपीएल 2023 के मैच के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के लिए टॉस के लिए उतरे। 36 वर्षीय वार्नर ने आईपीएल में कप्तान के रूप में अपनी 75वीं उपस्थिति के साथ हमवतन एडम गिलक्रिस्ट को पीछे छोड़ दिया। वार्नर ने पहली बार 2013 में दिल्ली कैपिटल्स के साथ अपने पिछले कार्यकाल के दौरान आईपीएल में कप्तानी की थी, जब वह महिला जयवर्धन के लिए कार्यवाहक कप्तान के रूप में उतरे थे। वार्नर को 2014 में सनराइज हैदराबाद ने अपनी टीम में शामिल किया था। अगले अपडेट पुरस्कार के बारे में। कर्नाटक ने फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। कर्नाटक ने वर्ष 2022-23 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सर्वश्रेष्ठ कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। FMFBY एक बड़े पैमाने पर फसल सब्सिडी बीमा योजना है, जिसका उद्देश्य किसानों की सुरक्षा करना है, जिसे 2016 में कर्नाटक में लागू किया गया था। इस योजना का प्रबंधन कृषि मंत्रालय के तहत कृषि
सहकारिता और किसान कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। PMFBY को कर्नाटक में अपने स्वयं के पोर्टल आरक्षण के माध्यम से लागू किया जा रहा है, जिसे राज्य द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के माध्यम से डिजाइन और विकसित किया गया है। अगली अपडेट अंतर्राष्ट्रीय के बारे में। न्यूयॉर्क सीनेट ने रोवन विल्सन को राज्य के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। न्यूयॉर्क सीनेट ने रोवन विल्सन को राज्य के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश के रूप में पुष्टि की। उनकी नियुक्ति गवर्नर कैथी होचुल के इस पद के लिए शुरुआती उम्मीदवार को सांसदों द्वारा खारिज किए जाने के 2 महीने बाद हुई है। विल्सन 2017 से न्यूयॉर्क की सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ अपील्स के एसोसिएट जज है। सुश्री होजुल ने शुरू में हेक्टर लास्लो को शीर्ष अदालत के पद के लिए नामित किया था, लेकिन उन्हें लिबरल सीनेटरों और उनके समर्थकों के विरोध का सामना करना पड़ा, जिन्होंने अपील न्यायाधीश के रूप में उनके फैसलों की आलोचना की। अगली अपडेट राज्य के बारे में। महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की। महाराष्ट्र सरकार ने पदोन्नति में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए 4% आरक्षण की घोषणा की है। राज्य मंत्रिमंडल ने निर्णय लिया है कि यह आरक्षण उन सर्वोंग के लिए लागू होगा जिनमें सीधी सेवा के माध्यम से भर्ती का अनुपात 75% से अधिक नहीं है। राज्य मंत्रिमंडल ने सभी गैर कृषि विश्वविद्यालयों में सेवारत गैर शिक्षण कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के अनुसार सभी लंबित बकाया राशि का भुगतान करने का भी निर्णय लिया है। बकाया राशि का भुगतान अगले 5 वर्षों में हर साल 1 जुलाई को 5 किस्तों में किया जाएगा। अगली अपडेट है शिखर सम्मेलन के बारे में। बैंकॉक में आयोजित 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता हुई। 8वीं भारत थाईलैंड रक्षा वार्ता बैंकॉक में आयोजित की गई थी। रक्षा मंत्रालय में विशेष सचिव निवेदिता शुक्ला ब्रह्मा ने थाईलैंड के रक्षा उपस्थायी सचिव जनरल नुचिट बुनसॉन्ग के साथ बैठक की सह-अध्यक्षता की। वार्ता के दौरान उन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा की और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहलों का पता लगाया। दोनों देशों ने साझा हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और थाईलैंड एक रणनीतिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा इस सहयोग का एक प्रमुख स्तंभ है। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी से लेता हुआ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए और सुनते रहिए रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।